आइए सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है प्रलय। एक ऐसी कहानी जो मानवता के अंतिम क्षणों की त्रासदी, साहस और विश्वासघात की गाथा है। ये कहानी उस वक्त की है जब दुनिया की सारी सभ्यताएं राख में बदल चुकी हैं और बचे हुए कुछ लोग एक अंधेरी बंकर में अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। लेकिन असली खतरा ऊपर की विकिरणों से नहीं, बल्कि उनके भीतर पनप रहे अंधेरे और हताशा से है। यह कहानी आपको रोमांच, डर और मानव स्वभाव की गहराइयों में ले जाएगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि प्रलय की शुरुआत हो रही है। धमाका इतना भयानक था कि धरती ने जैसे अपनी धुरी पर हिलना बंद कर दिया। आकाश लाल हो गया और शहरों की चमकती इमारतें पल में राख बन गईं। दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, टोक्यो, सब कुछ मिट्टी में मिल गया। परमाणु युद्ध की आग ने सारी दुनिया को निगल लिया था। जो बचे वे गिनती के थे, कुछ 100 लोग, जो भाग्यवश या सावधानी से एक गुप्त बंकर में शरण ले चुके थे। ये बंकर हिमालय की गहराइयों में बना था, एक ऐसी जगह जो कभी सैन्य रहस्य थी, लेकिन अब मानवता की आखिरी उम्मीद। बंकर का नाम था आश्रय। बाहर की दुनिया में अब कुछ नहीं बचा था, न सूरज की किरणें, न हवा की ताजगी, सिर्फ विकिरणों का जहर और राख का समंदर। लेकिन बंकर के भीतर सैकड़ों लोग एक नई जिंदगी की तलाश में थे। उनके पास खाना, पानी और ऑक्सीजन सीमित थी। हर सांस कीमती थी, हर रोटी की गिनती थी। और यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी, प्रलय की कहानी, आश्रय की शुरुआत। बंकर के भीतर का माहौल भारी था। लोहे की दीवारें, ठंडी और बेरहम, हर तरफ गूंजती थीं। बंकर को 4 हिस्सों में बांटा गया था: रहने का क्षेत्र, भोजन भंडार, मेडिकल यूनिट और कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम में कुछ पुराने सैन्य उपकरण थे जो अब बेकार हो चुके थे, लेकिन एक स्क्रीन थी जो बाहर की दुनिया की तस्वीर दिखाती थी। स्क्रीन पर सिर्फ राख और धूल थी, और कभी कभी हवा में उड़ते कागजों के टुकड़े। सुरेंद्र सिंह, एक रिटायर्ड फौजी, बंकर का अनौपचारिक नेता था। उसकी उम्र 50 के पार थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही आग थी जो उसने कश्मीर की वादियों में देखी थी। उसका चेहरा कठोर था, लेकिन आवाज में एक अजीब सी गर्मी थी जो लोगों को भरोसा देती थी। हम यहाँ से निकलेंगे, वह हर सुबह कहता जब लोग भोजन के लिए लाइन में लगते। हमारी जिंदगी अब हमारी जिम्मेदारी है। सुरेंद्र के साथ थी माया, एक युवा वैज्ञानिक जो पहले दिल्ली में परमाणु अनुसंधान केंद्र में काम करती थी। माया की बुद्धिमत्ता और शांत स्वभाव ने उसे बंकर में सबका चहेता बना दिया था। लेकिन उसके मन में एक डर था। वह जानती थी कि बंकर का ऑक्सीजन सिस्टम ज्यादा दिन नहीं चलेगा। उसने यह बात सिर्फ सुरेंद्र को बताई थी, और दोनों ने इसे गुप्त रखने का फैसला किया। बंकर में और भी लोग थे। राजू, एक चालाक सा लड़का जो पहले दिल्ली की गलियों में छोटे मोटे चोर था, लेकिन अब बंकर में सबके लिए खाना बांटने का काम करता था। उसकी आंखें हमेशा चारों तरफ घूमती रहती थीं, जैसे हर मौके की तलाश में। फिर थी शांति, एक स्कूल टीचर जो बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करती थी ताकि वे इस अंधेरे में भी कुछ उम्मीद पा सकें। और था अखिल, एक धार्मिक प्रवचनकर्ता जो हर शाम भगवद गीता पढ़ता और कहता, यह प्रलय भगवान की मर्जी है, हमें बस उनके भरोसे जीना है। पहली दरार। शुरुआती दिन कठिन थे, लेकिन लोगों में एकजुटता थी। सब मिलकर काम करते, खाना बांटते, बीमारों की देखभाल करते और बच्चों को हंसाने की कोशिश करते। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, संसाधनों की कमी ने लोगों के मन में डर पैदा करना शुरू कर दिया। पानी की टंकी आधी हो चुकी थी और भोजन भंडार में अब सिर्फ 1 महीने का राशन बचा था। माया ने गणना की थी, अगर वे खाने को और काटते तो शायद 2 महीने और निकल सकते थे। लेकिन फिर क्या? बाहर की दुनिया में अभी भी विकिरण का जहर था। एक रात जब बंकर में बत्तियां मंद थीं और लोग सोने की तैयारी कर रहे थे, राजू ने सुरेंद्र को एक तरफ खींच लिया। सर, कुछ लोग बातें कर रहे हैं, उसने फुसफुसाते हुए कहा।
वे कह रहे हैं कि आप और माया कुछ छिपा रहे हैं, कि आप जानते हैं बाहर की दुनिया कब तक ठीक होगी, लेकिन हमें नहीं बता रहे। सुरेंद्र ने राजू की आंखों में देखा। तू भी तो यही सोचता है ना? उसने सख्ती से पूछा। राजू ने मुस्कुराकर नजरें फेर लीं। मैं तो बस बता रहा हूँ सर। लोग बेचैन हो रहे हैं। उसी रात पहली बार बंकर में चोरी हुई। भोजन भंडार से एक कैन गायब था। सुरेंद्र ने सख्ती से जांच शुरू की, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। लोग एक दूसरे पर शक करने लगे। शांति ने कहा, हमें एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। अगर हम आपस में ही लड़ने लगे तो ये बंकर हमारा कब्रिस्तान बन जाएगा। लेकिन शांति की बातें अब लोगों को खोखली लगने लगी थीं। डर और भूख ने उनके दिलों में जहर घोलना शुरू कर दिया था। साय का खेल। कुछ हफ्तों बाद स्थिति और बिगड़ गई। ऑक्सीजन सिस्टम में खराबी आ गई थी। माया ने दिन रात काम करके इसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन उसे पता था कि ये सिर्फ समय की बात थी। बंकर में हवा भारी होने लगी थी और लोग बार बार सिरदर्द की शिकायत करने लगे। इसी बीच अखिल का प्रभाव बढ़ने लगा। वह हर शाम अपने प्रवचनों में कहता, ये प्रलय हमारी गलतियों की सजा है, हमें पश्चाताप करना होगा। जो लोग पाप कर रहे हैं वही इस बंकर को नष्ट कर रहे हैं। उसकी बातों ने लोगों में एक नया डर पैदा कर दिया। कुछ लोग उसे मसीहा मानने लगे तो कुछ उसे पागल। एक रात जब बंकर में सन्नाटा था, एक चीख गूंजी। लोग दौड़कर मेडिकल यूनिट की तरफ गए। वहां एक जवान लड़की, रीता, मृत पड़ी थी। उसका गला दबाया गया था। बंकर में हड़कंप मच गया। सुरेंद्र ने तुरंत जांच शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। लोग अब एक दूसरे पर खुलकर शक करने लगे। यह कोई अंदर का आदमी है, राजू ने कहा, अपनी आंखें चारों तरफ घुमाते हुए। कोई ऐसा जो हमारे बीच का है, लेकिन हमारा दुश्मन है। माया ने सुरेंद्र से कहा, हमें कुछ करना होगा। लोग डर रहे हैं और डर उन्हें जंगली बना देगा। सुरेंद्र ने सिर हिलाया। मैं जानता हूँ, लेकिन हमें पहले ये पता करना होगा कि हत्यारा कौन है। विश्वासघात की आग। अगले कुछ दिन और भयानक थे। भोजन भंडार से और चीजें गायब होने लगी। लोग अब खुलकर एक दूसरे पर चिल्लाने लगे। अखिल ने अपने प्रवचनों में माया को निशाना बनाना शुरू कर दिया। यह वैज्ञानिक औरत हमें बेवकूफ बना रही है, वह चिल्लाया। वह जानती है कि बाहर की दुनिया ठीक हो चुकी है, लेकिन वह हमें यहाँ मरने देना चाहती है। माया ने उसका जवाब देने की कोशिश की, लेकिन लोग अब उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। सुरेंद्र ने उसे अपने कंट्रोल रूम में बुलाया। माया, तुम्हें अब और सावधान रहना होगा। लोग तुम्हें दोषी मान रहे हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं छिपा रही, माया ने गुस्से से कहा। मैं दिन रात ऑक्सीजन सिस्टम को ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं जानता हूँ, सुरेंद्र ने कहा, लेकिन लोग डर में सच नहीं देख पाते। उसी रात एक और हत्या हुई। इस बार एक बूढ़ा आदमी जो हमेशा चुप रहता था, मृत पाया गया। उसका सिर किसी भारी चीज से कुचला गया था। बंकर में अब हर कोई डर के साए में जी रहा था। लोग छोटे छोटे समूहों में बंट गए और हर समूह को लगता था कि दूसरा समूह हत्यारा है। सच्चाई का पर्दा। सुरेंद्र ने फैसला किया कि अब और देर नहीं की जा सकती। उसने एक सभा बुलाई और सख्त लहजे में कहा, जो भी यह कर रहा है वह सामने आए, वरना मैं हर एक को जांच के दायरे में लाऊंगा। लेकिन इससे पहले कि कोई जवाब दे पाता, कंट्रोल रूम में एक अलार्म बजा। माया दौड़कर स्क्रीन के पास गई। यह संभव नहीं, उसने चीख कर कहा। स्क्रीन पर बाहर की दुनिया दिख रही थी और वहां राख के बीच कुछ हलचल थी। कुछ लोग विकिरण सूट पहने बंकर की तरफ आ रहे थे। वे कौन हैं? शांति ने डरते हुए पूछा। शायद बचे हुए लोग, माया ने कहा। या शायद कुछ और। सुरेंद्र ने तुरंत हथियार उठाए। सब लोग तैयार रहो। हम नहीं जानते कि वे दोस्त हैं या दुश्मन, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता,
बंकर का मुख्य दरवाजा खुल गया। हवा का एक ठंडा झोंका अंदर आया और उसके साथ आए कुछ लोग, सैनिकों जैसे कपड़े पहने, चेहरों पर मास्क। उनके नेता ने मास्क उतारा। वह एक औरत थी जिसका चेहरा जख्मों से भरा था। मैं कर्नल राधा हूँ, उसने कहा। हम बाहर से आए हैं। दुनिया खत्म नहीं हुई है, लेकिन यहाँ जो कुछ हो रहा है वह हमारी नजर में है। सुरेंद्र ने सवाल किया, आपको कैसे पता कि हम यहाँ हैं? राधा ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि तुम्हारे बीच हमारा आदमी है। आखिरी घात। राधा की बात ने बंकर में सनसनी मचा दी। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हमारा आदमी? सुरेंद्र ने पूछा। हाँ, राधा ने कहा। वह हमें हर दिन खबर देता था, लेकिन अब हमें शक है कि वही हत्यारा है। माया ने तुरंत स्क्रीन की तरफ देखा। उसने कुछ बटन दबाए और एक पुराना सिग्नल रिकॉर्ड सामने आया। ये बंकर से बाहर भेजा गया था, उसने कहा। कोई हमारे सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा था। सुरेंद्र ने गुस्से से चारों तरफ देखा। कौन है वह? उसने चिल्लाकर पूछा। तभी राजू पीछे हटने लगा। उसकी आंखों में डर था। मैंने कुछ नहीं किया, वह चिल्लाया। लेकिन उसकी जेब से एक छोटा सा डिवाइस गिर गया, एक सिग्नल ट्रांसमीटर। लोग उसकी तरफ दौड़े, लेकिन राजू तेजी से भागा। वह बंकर के एक गुप्त रास्ते की तरफ गया, जो सिर्फ सुरेंद्र और माया को पता था। वह बाहर निकलना चाहता है, माया ने चीख कर कहा। सुरेंद्र और राधा ने उसका पीछा किया। गलियारों में एक खतरनाक दौड़ शुरू हुई। राजू ने एक पुराना हथियार उठा लिया और गोली चलाई। गोली सुरेंद्र के कंधे को छू गई, लेकिन वह रुका नहीं। आखिरकार एक अंधेरे कोने में राजू को घेर लिया गया। क्यों, राजू? सुरेंद्र ने पूछा। उसका चेहरा गुस्से और दुख से भरा था। मैं बस जीना चाहता था, राजू चिल्लाया। वे मुझे बाहर की दुनिया में ले जाने का वादा कर रहे थे, लेकिन मैंने किसी को नहीं मारा। तो हत्यारा कौन है? राधा ने सख्ती से पूछा। तभी एक और छाया गलियारे में उभरी। यह अखिल था। उसके हाथ में एक खंजर चमक रहा था। तुम सब पापी हो, वह चीखा। ये प्रलय मेरी है, मैं इसे पूरा करूंगा। अखिल ने राजू की तरफ खंजर ताना, लेकिन सुरेंद्र ने उसे रोक लिया। एक भयानक लड़ाई शुरू हुई। अखिल की आंखों में पागलपन था, लेकिन सुरेंद्र की ताकत और राधा की फुर्ती ने उसे हरा दिया। अखिल जमीन पर गिर पड़ा, उसका खंजर उसके ही सीने में धंस गया। नई सुबह जब धूल बैठी तो सच्चाई सामने आई। अखिल ने अपनी धार्मिक उन्माद में हत्याएं की थीं। वह मानता था कि बंकर के लोग पापी हैं और उन्हें शुद्ध करना उसका कर्तव्य है। राजू सिर्फ एक मोहरा था, जिसे राधा के लोगों ने इस्तेमाल किया था ताकि बंकर की खबर बाहर तक पहुंचे। राधा ने बताया कि बाहर की दुनिया धीरे धीरे ठीक हो रही थी। विकिरण का स्तर कम हो रहा था और कुछ जगहों पर हरियाली लौट रही थी। लेकिन अभी भी बहुत खतरा है, उसने कहा। हमें एकजुट रहना होगा। सुरेंद्र ने माया की तरफ देखा। क्या हम तैयार हैं? उसने पूछा। माया ने मुस्कुराकर कहा, हम इंसान हैं, हम हमेशा तैयार रहते हैं। बंकर के लोग, जो अब पहले से ज्यादा एकजुट थे, ने बाहर की दुनिया में कदम रखने का फैसला किया। राधा की टीम ने उन्हें सुरक्षित रास्ता दिखाया। जब वे बाहर निकले तो आसमान में बादल थे, लेकिन दूर कहीं सूरज की एक किरण चमक रही थी। अंत का सबक। प्रलय की कहानी सिर्फ एक परमाणु युद्ध की कहानी नहीं थी। यह उस अंधेरे की कहानी थी जो हमारे भीतर पनपता है, डर, शक और लालच का अंधेरा। लेकिन यह उस उजाले की भी कहानी थी जो तब चमकता है जब हम एक दूसरे का हाथ थामते हैं। सुरेंद्र, माया और बाकी बचे लोगों ने सीखा कि असली जंग बाहर की नहीं, बल्कि भीतर की होती है। और अगर हम अपने भीतर के राक्षस को हरा सकें, तो कोई प्रलय हमें नहीं रोक सकती। जैसे ही वे नई दुनिया की ओर बढ़े, उनके मन में एक सवाल था, क्या वे वाकई बदल गए हैं या ये सिर्फ एक और प्रलय की शुरुआत है? ये सवाल उनके साथ साथ हम सबके लिए भी है।
क्योंकि इंसानियत का असली इम्तिहान तब होता है जब सब कुछ खत्म हो जाता है और हमें फिर से शुरुआत करनी पड़ती है।